स्वागत है आप सभी का। लगातार खास कवरेज जारी है और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर आ चुके हैं। शंकर, कौन सी बड़ी खबर इस वक्त लेकर आए? बिल्कुल बड़ी खबर यह है रजनी, और लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब तक के रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ, ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अब तक जो रुझान रजनी सामने आया उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड में भी यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई, तो ये दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर, फिलहाल बहुत राहत भरी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल रुझानों में, तो क्योंकि अब तक के रुझानों में यूपी में बीजेपी को जो है वो बहुमत मिल गया है। 220 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं, धीरे धीरे करके सीटें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बात वही है कि क्या 300 पार हो पाएगा? जो दावे किए गए हैं, पिछली बार 325 सीटें लेकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता बनाई थी, इस बार 220। अब तक के रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत, और शंकर जैसे आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी लग रहा है मिथक टूटेगा, रुझानों से तो यही लग रहा है 40 सीटें बीजेपी को। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिस तरह से उत्तराखंड में जब से राज्य का गठन हुआ रजनी, तब से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को जनता वहां पर मैंडेट देती रही है, और इस बार का लग रहा है कि बार बार कहा जाता था कि बहुत सारे मिथक इस बार टूटेंगे। रुझानों में तो यही समझ में आ रहा है। देखिए 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई, कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं, और अदर्स के खाते में 2 सीटें उत्तराखंड में जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छू लिया है उत्तराखंड में भी, अगर देखा जाए इस तरह रुझानों की अगर हम बात करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 220 सीटें यहां पर मिल रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 108 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 3 मिल रही हैं, बाकी सीटें 10 के खाते में जा रही हैं। लेकिन दोनों राज्यों में आप ये देखिए बहुत अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुमत का आंकड़ा छूती हुई रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। रजनी बिल्कुल, और लड्डू फूट रहे होंगे, हालांकि लड्डू बांटे जाएंगे तब जब परिणाम होंगे। एक बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से खबर मिल रही है शंकर कि यहाँ पर मंत्री अतुल गर्ग का मतगणना के रुझानों पर वहां पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम लगातार चर्चा करेंगे। देखिए, ये समीकरण की जो राजनीति है अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जो जातिवाद से लोग त्रस्त हैं, अब लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और राष्ट्रवाद चाहते हैं, देशभक्ति चाहते हैं। जो लोग जातिवाद की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, उन्हें फिर से पुनर्विचार इस इलेक्शन के बाद वो करेंगे कि उन्हें अपनी दिशा में परिवर्तन करना होगा। इस बार कितने अंतराल से आपको विजय मिलेगी? मैं तो अपेक्षा करता हूँ 1 लाख से ज्यादा वोटों से विजय मिलनी चाहिए। तो चुनाव मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस नेता भगवान के दर पर भी पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस की जीत को लेकर देहरादून के राधा कृष्ण मंदिर में माथा टेका और मन्नत मांगी, जिससे राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो पाए। उन्होंने इंडिया वॉइस से भी खास बातचीत की है और कहा है कि जल्द ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए आप। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद जो है मतगणना को लेकर सीधे नजर रहेगी देवेंद्र यादव की भी पूरे राज्य में। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इधर काउंटिंग और इधर आप जो पूजा अर्चना करने भी आए, भगवान से क्या ऐसी मन्नत मांग ली आज? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और दिन की शुरुआत हमने सोचा कि भगवान के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। आशीर्वाद इस बात का लें कि ये हमारा प्रदेश सुख समृद्धि की ओर जाए। पूरे प्रदेश में, और ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में आज बहुत ज़रूरत है कि इनकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। साथ के साथ उत्तराखंड विशेष आज, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, हमने लोगों के लिए 4 धाम 4। तो इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, और लगातार जिस तरह से हम पल पल की अपडेट भी आपको दे रहे हैं, एक खबर इस वक्त आ रही है बड़ी, क्योंकि लगातार जो रुझान है वो सामने भी आ रहे हैं। स्वार सीट की बात करें, अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं। 1069 वोटों से अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं। वाराणसी के रोहानिया से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा आगरा ग्रामीण से भी
स्वार्थ से जी मोर जो है वो आगे चल रही हैं। पहले उत्तराखंड की ये राज्यपाल थी, उसके बाद रणनीति बनाई गई और उसके बाद इन्हें चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से उतारा गया। वाराणसी के रोहनिया से बीजेपी के सुनील पटेल आगे चल रहे हैं। वाराणसी जहां पर सभी 8 सीटों पर कमल खिला था, सहयोगियों के साथ यहां पर जीत मिली थी। वहां से अब्दुल्ला आजम खान तो आगे है ही, उनके बेटे भी आगे हैं, तो ये उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्जिट पोल में दिखाया गया अब वो नजर आ रहा है। टैली पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यूपी में बीजेपी को रुझानों में बहुमत है मिल चुका है और बीजेपी को उत्तराखंड में बहुमत मिल चुका है। अब्दुल्ला आजम का जो मार्जिन है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहता है ये मार्जिन। 1069 वोटों से अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं और ये थोड़ी सी अगर आगे और निकल जाते हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट को उनको पछाड़ना शायद मुश्किल होगा, लेकिन वो राउंड पर डिपेंड है कि कौन सा राउंड है। शंकर, बिल्कुल, ये कुल मिलाकर अब्दुल्ला आजम की आपने बात की। अब्दुल्ला आजम ने बार बार ये आरोप भी लगाए सरकार पर और वहां पर उन्होंने कैंपेन जब किया था बड़े स्तर पर ये कहा कि जानबूझकर मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे झूठे मुकदमे मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए हैं। तो कुल मिला के एक सिंपैथी वोट उन्होंने मुझे लगता है कि पाया है वहां पर रजनी, जिस तरह से रुझानों में अभी वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और मुस्लिम वोटर्स काफी है। मैं एमवाई फैक्टर कहती रही है सपा और वहां पर भी वो नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ एमवाई फैक्टर कहीं ना कहीं शंकर बीजेपी में काम कर रहा है। मोदी और योगी, वाराणसी में पीएम मोदी ने लास्ट वक्त में डेरा डाला था और फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि कमल जो है खिलाने में जो जुगत से सालाद लगे हुए हैं वो शायद उम्मीद पर खरा भी उतरे, मोदी का मैजिक चल जाएगा। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी था। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री गए और वाराणसी की जब बात होती है रजनी, वाराणसी का जिक्र आता है तो सबसे पहला जहन प्रधानमंत्री मोदी का ही सबके जहन में आता है सवाल, क्योंकि खुद वो वहां से सांसद हैं और वाराणसी को लेकर जिस तरह से एक लगाव प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें, ये बहुत चर्चा का विषय वहां पर रहा और जहां जहां आपने देखा होगा रैलियां प्रधानमंत्री ने की, एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दिया कि जो अब तक की सरकार ने नहीं किया वो हमने किया। एक अपडेट फिलहाल आप बता रही रजनी, कुछ बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर धनौल्टी से बीजेपी के प्रीतम पवार आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तराखंड से, ये जो कमल धीरे धीरे रुझानों में खिल रहे हैं, परिणाम में अगर होते हैं तो कम से कम वो मिथक तो टूट रहा है। आगरा ग्रामीण की बात करें तो उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट और यहाँ पर वो रणनीति कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि आगे है लोनी से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर से बीजेपी आगे, रामनगर शंकर वही सीट से है जहां से हरीश रावत लड़ना चाह रहे थे, लेकिन भितरघात की वजह से सीट बदल दी और वो तो फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल, ये सीट चर्चा में आई थी और इस बार ये माना जा रहा था कि हरीश रावत सुरक्षित सीट उसे मानकर चल रहे थे और हालांकि लास्ट टाइम पे उनकी जो सीट है वो बदली गई, लालकुआं हरीश रावत को भेज दिया गया। लेकिन खबर ये भी थी कि लालकुआं से भी थोड़ी देर पहले हमने रुझानों में देखा कि वो भी पीछे चल रहे थे हरीश रावत भी। अब देखना होगा कि क्या धीरे धीरे जो रुझान आएंगे वो सीटों में तब्दील होंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरा अगर उत्तराखंड में अगर हम देखें जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। देखिए 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है रुझानों में, कांग्रेस को 28 सीटें मिली है और अदर्स के खाते में भी कुछ सीटें रजनी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि इस बार का जो मुकाबला उत्तराखंड में क्या त्रिकोणी हो जाएगा क्या, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ स्थिति है यहाँ पर और जो एग्जिट पोल में दिखाया गया वो है। बहुत बड़ी बात है ये बीजेपी के लिए, मिथक टूटना इतने 22 सालों में कभी नहीं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं शंकर, उनसे भी मिलवा देते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सपा की तरफ से सत्येंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। ये दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। सत्येंद्र यादव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बड़ी बड़ी बातें, उम्मीदें, लेकिन रुझानों में तो आप सेकंड पार्टी। ये रुझान है, नतीजे नहीं है, अभी एक भी नतीजा आया नहीं है। उससे पहले अगर आप ये कहें कि बड़ी बड़ी बात है तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप सब्र रखें, धैर्य रखें और जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर एक पूरा माहौल वातावरण बनाया गया उस तरह से थोड़ा और सब्र रखें जरा। नहीं, इसमें कितने बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं, कितना ऊपर नीचे हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत बहुत ऊपर नीचे होगा, आप देखिए तो सही। कुछ आंकड़ा तो दीजिए सर। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बनेगी, एक भी अभी नतीजा नहीं आया है। ये रुझान के साथ साथ ये जो लीडिंग चल रही है, ये लीडिंग के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि जीत किसकी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलाव, आपके दिग्गज नेता जो है आजम खान और उनके बेटे, ये आपके लिए चलिए बता देते हैं कि साइकिल यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रही है, संतुष्टि तो मिल रही होगी।
संतुष्टि, सिर्फ संतुष्टि के लिए चुनाव नहीं लड़ा गया है, ये बदलाव के लिए चुनाव लड़ा गया है। ये जो गाल बजौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा गया है। ये बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। लोगों को भटकाने के लिए चुनाव, लोगों को बहकाने फसलाने के लिए नहीं, जमीन पर काम करने के लिए चुनाव लड़ा गया। और माननीय अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, बदहाली है, उसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, ये बदलता है रुझान के नहीं आलोक जी? अब क्योंकि हम इस स्थिति में आ गए हैं, 1 घंटे तक का इंतजार चल रहा था। अब देखिए सपा सेकंड नंबर पर 108 जो है वो रुझानों में मिल रही है और बीजेपी को बहुमत मिल गया है। आप सत्येंद्र यादव जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बदलाव होगा? अब बदलाव 10% कहते हैं फ्लैक्चुएट हो सकता है, उससे ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जैसे अभी आपने आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आपने वो दिखाया कि बेबी मौर्य आगे चल रही है। अब 2014 के बाद अगर पॉलिटिकल सिनारियो देखिए, जैसे कास्ट बेस नहीं रह गया है। जब से बीजेपी 2014 में आई है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड मनी गेम। इसमें बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा पहले भी कह रहा हूं कि बीजेपी ने यूपी में क्या दिखाया, बुलडोजर बाबा कह के नीतीश मॉडल पे जाना चाह रहे थे। नीतीश ने 20 साल सिर्फ इसीलिए राज किया बिहार में, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर दिखाया, लोगों को दिखाया कि 2012 में क्या लॉ एंड ऑर्डर थे। इस कॉन्सेप्ट बीजेपी आगे बढ़ रही है। और दूसरा चीज जो हमारे सपा के प्रवक्ता ने बताया कि इन्होंने, जैसे वहां पे देखते हैं यूपी में ओबीसी के कास्ट 42 पर मतलब 40 to 42% के करीब है, जिसमें सिर्फ यादव 10% है आप अगर टोटल देखोगे। बट इसमें जो बीजेपी ने क्या किया, जैसे बेबी मौर्य को, एक मौर्य गए दूसरे मौर्य को रिप्लेस किया, उसकी वजह से एक तीर से 2 गेम खेला। कैसे, जैसे आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आपने कर्नल अजय को सीएम कैंडिडेट आर्मी बैकग्राउंड से बनाया, उसी टाइम वहां से बेबी मौर्य को चेंज करके लेफ्ट मेजर जनरल गुरप्रीत को बनाया, क्योंकि वहां पे देखते पहाड़ी इलाके में बहुत ज्यादा लोग आर्मी बैग में जाते हैं, हर एक घर में आर्मी में। मैं थोड़ा एक टोक रही हूँ आपको, क्योंकि सत्येंद्र जी ने एग्जिट पोल पर अखिलेश ने भी सवाल उठा दिए थे। ये सवाल उठाना फिर थोड़ी देर में ईवीएम पर तो नहीं आ जाएंगे? ईवीएम पे नहीं आ जाएंगे? कैसी बात करती हैं आप ये बताइए, कोई धांधली होगी? अभी आप देखिए उन्नाव में एक लेखपाल जो है सील टैग और सील पर्ची ले जाते हुए पकड़ा गया। मतलब आपका मतलब ये है कि अगर कहीं धांधली हो जाए और विपक्ष जो इतनी मजबूती से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है वो चुप बैठ जाए, मतलब इसको ईवीएम का। सत्येंद्र जी, इसीलिए तो आपको बिठाया, निष्पक्ष रूप से अपनी बातें रखिए सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप अपनी बात रखिए। लेकिन मेरा सवाल ये जो था, जो सर्वे किया है आलोक जी से था, मैं चाहूंगी पहले वो आंसर करें फिर आपके पास आऊंगी मैं, ठीक है? क्योंकि जैसे आपका क्वेश्चन था कि सर्वे का अलग अलग फंडा होता है, जैसे ईवीएम पे आ गया। अगर आम आदमी पार्टी से पूछिएगा तो वो पंजाब को लेके ईवीएम के प्योर न्यूट्रल है, वो बोलेंगे नहीं ईवीएम सही था। बट अगर आप सपा से पूछिएगा यूपी को लेके या फिर कांग्रेस से आप पूछिए, बट यही चीज सेम चीज आप कांग्रेस से राजस्थान को लेके पूछते या छत्तीसगढ़ को लेके पूछते, ईवीएम में आप कैसे छेड़खानी कर सकते हो? जो डमी होता है वो अलग होता है ट्रेनिंग के बारे में, पहले से ईवीएम सेटिंग नहीं हो सकता। आप देखिएगा कभी भी जब कैंडिडेट होता है उसका अल्फाबेटिकल या नेशनल पार्टी वाइज सीक्वेंस आते हैं। पहले से तो ये नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी का फर्स्ट पे रहेगा या कांग्रेस का सेकंड पे रहेगा। ईवीएम एक अलग चीज है। आप बहुत जगह मीडिया में या यूट्यूब पे देखे होंगे कि यहाँ बटन दाब रहे, वहां पे कमल का हो रहा है। ये चीज ये होता है जो डमी होते हैं, लोगों को सिखाने के लिए गांव में आप बनाते, वो ईवीएम में। ईवीएम में छेड़खानी करना, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है जब कि आप मेरे पास आइए, 10 दिन की आपका टाइम है, आप ईवीएम में छेड़खानी करके। तो फिर आलोक जी, जो विपक्ष सवाल ईवीएम को लेकर उठा रहा है उसका क्या मतलब है? फिर ये है ध्यान भटकाना लोगों के बारे में। मैं अभी भी कह रहा हूं बीजेपी एक ही चीज पे वहां पे आ रही है यूपी में, वो है लॉ एंड ऑर्डर के वजह से। मैं अभी भी बता रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिससे हम लोग बात की, जो 20% जिनको न्यूट्रल वोट करते हैं, उनको सिर्फ सुरक्षा चाहिए। आजकल जैसे पहले नोएडा में देखते थे लोग, यहां से जाते थे तो नोएडा में देखते थे कि हम लोग स्टूडियो के बाहर लोग कपड़ा बालकोनी में सुखा के जाते थे, कि उनको रहे कि डर है कि कोई है इस चीज में। अल्टीमेट लोग सेफ्टी चाहते हैं, फैमिली को लेके, इसको लेके। ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया। चलिए ठीक है। उन्होंने, योगी ने बोला कि एक ही गुंडा है तो मैं ही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है। ये चीज सबसे ज्यादा जो बीजेपी को बेनिफिट। चलिए ठीक है सर। सत्येंद्र यादव जी भी चाह रहे थे बोलना। हाँ सर बोलिए। इन्होंने कहा कि नोएडा में लोग कपड़ा सुखा के जाते हैं, ये कपड़े सुखा के घर चल सकता है? कपड़े सुखा के बच्चे पढ़ सकते हैं?
कपड़े सुखा के आप बताइए कोई भी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो सकता है? नहीं सत्येंद्र जी, आप कोई इस भी तरह सरकार की अगर बात बनती है ना, आप कोई भी अपने सरकार दिमाग- अगर बनती है दूसरी बात- तो सुरक्षा का मुद्दा तो दूसरी रहता बात- ना। आप लोग भी अगर घर अरे से बिल्कुल बाहर रहता निकल है। रहे हैं, कोई आप निकल रहा है तो- तो सुरक्षित आप अपने कह आप को रहे हैं कि महसूस सुरक्षा करेगा। के लिए कपड़े सुखा के चले जाएं। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी पूरी बात सुने पहले। बोलिए दूसरी बोलिए। बात, बहुत अच्छी बात है, कपड़े सुखा के अगर आपको लगता है उत्तर प्रदेश चल सकता है तो चले। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको ये छेड़खानी करके दिखाइए। सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे की जो बात कर रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो जिसमें चिप सिस्टम हो, जो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हो, जो हैकेबल नहीं है। ऐसी कौन सी मशीन है जो हैकेबल नहीं है? सबसे पहले इस गलत फहमी को आप निकाल दें। नहीं तो पिछले और दिनों जिन्होंने तो ये डेमो बनाई है- करके दिखाया गया था ना सर। सुनिए तो सही है, डेमो की मशीनें अलग होती हैं। बिल्कुल नहीं, तो डेमो करके दिखाया गया था कि हैक नहीं हो सकती है अरे ईवीएम। डेमो की मशीनें अलग होती हैं। तो आप लोगों को भरोसा होगा कैसे? सवाल तो ये है ना। फिर तो बीजेपी ये सवाल उठाती है सत्येंद्र जी। पहले तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि मशीनें जो है छेड़खानी नहीं हो सकती है। आप कैसे गारंटी ले सकते हैं? आप कह सकते हैं। नहीं तो ये आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि मशीनें हैक हो रही हैं? जो एजेंसियां हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को करवाती है वो खुद कह रही हैं। उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया था कि आप आके देखिए। ये पकड़ी कैसे जाती है मशीनें? कैसे पकड़ी जा रही? कौन सी ईवीएम? अरे सर वाराणसी में पकड़ी गई, वो तो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, आपको पता नहीं है? अरे मुझे तो बहुत कुछ पता है। अब आप जो वन साइडर बात कर रहे हैं ये आपको नहीं पता है। नहीं सत्येंद्र जी, देखिए कुल मिला के बात वहीं आ जाती है ना। फिर कुल मिलाकर कोई भी दुनिया में कोई भी मशीन जो चिप सिस्टम है, जो ऑटोमेटिकली है, जो मैनुअल नहीं है, वो हैकेबल है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए। सत्येंद्र जी, तो फिर सत्येंद्र जी मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। आपने ईवीएम का सवाल देखिए उठा दिया। वही बात कि जब हम जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल सही है, और उसके बाद अगर कम सीटें आती हैं, सर मैं आ रही हूँ, मशीन पकड़ी गई, ठीक है सर, इस तरह का काम ठीक है सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको डाउट है ईवीएम पर। ठीक है, अब हम आपके पास लौटूंगी मैं। चर्चा लगातार जारी है। शेव रिजवी प्रयागराज संगम नगरी से जुड़ गए हमारे संवाददाता, उनसे भी अपडेट्स ले लेते हैं। तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें प्रयागराज से कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी, और धीरे धीरे करके जो रुझान है वो कौन आते जा रहे हैं उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। शुएब के पास चलेंगे, लेकिन शंकर, जैसे कि हमने सवाल उठाया ईवीएम को लेकर कि विपक्ष वही सवाल उठाएगा, लेकिन आलोक जी ने कहा जो कि पॉलिटिकल रिसर्च है, किसी पार्टी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने वो बताया है। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है ना कि अगर जो पार्टी आती है वो ईवीएम पर विश्वास करती है, और जो नहीं आती है वो ईवीएम पर सवाल करती है। देखिए रजनीप, जैसे मैंने शुरू में अभी कहा था, सत्येंद्र जी भी इस बात को मान नहीं रहे थे। आपको याद होगा जब ईवीएम को लेकर सवाल उठे तो सभी राजनीतिक दलों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग आइए, आपको लगता है कि वाकई में ईवीएम अगर हैक हो रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आप अगर उसमें भरोसा नहीं करेंगे किसी चीज पर, उसके बाद अगर चुनाव के परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, आप ये कह देते हैं सीधे कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम बेवफा है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा ना। आपको कम से कम भरोसा करना होगा, संस्था पर भरोसा करना होगा, सरकार पर भरोसा। आप सिर्फ ये बताएं, मैं आपकी बात में समझ गया। आप सत्येंद्र जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैं सवाल के साथ ही आपके पास आ रहा हूं। तो कुल मिला के रजनी, बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है। और सत्येंद्र जी, आप लोगों ने तो बाकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वहां पर पहरेदारी कर रखी, बाकायदा उनकी शिफ्टें लगवाई। और कल परसों में तस्वीरें उत्तर प्रदेश की देख रहा था, आप लोग तो खुद ही वाहनों की चेकिंग कर रहे थे पुलिस वालों को दूर करके। ये कब हुआ? आपको ये भी बताना चाहिए, ये हुआ कब? ये जो कार्यकर्ता लगाए गए, ये हुआ कब? ये तो आप बताएंगे ना, क्यों आपने ऐसा किया? क्यों? आप टीवी पर आप बताइए, बैठे। हाँ, तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग लगातार 3-4 दिन से। तो ये भी बताइए ना किसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो आप समझाइए क्यों जरूरत पड़ी। आप ये भी तो बताइए कि क्या हुआ था और किस तरह की घटनाएं आई तब ये जरूरत पड़ी। और आप ये भी बताइए कि चुनाव आयोग की जितनी मशीनें हैं आयोग के सामने। चलिए सत्येंद्र जी, जो हमारा उत्तर है वो बच चुका है और इस वक्त रिजल्ट अलर्ट है। मैं आऊंगी आपके पास और आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, हरीश रावत और बेटी अनुपमा रावत पीछे चल रही है। अनुपमा
हरिद्वार ग्रामीण से और लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। 653 वोटों से सतपाल महाराज आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के जो 40 सीटें रुझानों की उसमें पुष्कर सिंह धामी के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, क्योंकि वो अभी भी पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाया था 900 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। श्रीनगर से बीजेपी के धन सिंह रावत की अगर बात की जाए तो धन सिंह रावत भी पीछे चल रही है। शंकर, ये अगर बात की जाए हरीश रावत उनकी बेटी की, तो ये शायद अच्छे संकेत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये 2017 में हरीश रावत की ही सीट थी और 2017 के बाद उन्होंने सीट बदली। उनकी बेटी जो अनुपमा रावत है वो इस बार मैदान में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है सीट को और लगातार इस पिछले बार 2017 में यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को करीब 12,000 से ज्यादा मतों से हराया था रजनी, और इस बार हरीश रावत ने अपनी सीट बदली, वो लालकुआं चले गए। उनकी जो बेटी है अनुपमा रावत वो मैदान में है, लेकिन अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हरीश रावत और उनकी जो बेटी है वो दोनों ही पीछे चल रहे हैं। देखिए अनुकृति रावत भी पीछे चल रही है, जिनके लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, वो देखिए उनको टिकट दिलाई गई लेकिन वो पीछे चल रही है। अगर यही परिणाम होते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी जो पंगा लिया है, सीधी सी बात कहें बीजेपी से, वो महंगा पड़ गया उनके लिए। हाँ, ये सीट वाकई में 2017 में जैसे मैंने आपको कहा यतीश्वरानंद ने 12,000 से ज्यादा मतों से हरीश रावत को हराया था, तो कुल मिला के बीजेपी की अपनी सीट है और इस पर लगा था हरीश रावत को कि वो जीत जाएंगे। हालांकि उस समय तो 2017 में सरकार भी थी, मुख्यमंत्री थे वो, और हरक भी आए तो अपनी पुत्र बहू को टिकट देने के, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। तो हरक के लिए भी थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या उन्होंने गलत कदम तो नहीं उठा दिया। हाँ, ये कह सकते हैं कुल मिला के, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। अभी मुझे लग रहा है रुझान चल रहे हैं, फाइनल नतीजे अगर ये कन्वर्ट होंगे उसके बाद आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा अभी रजनी, लेकिन ये संकेत कुल मिलाकर मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत आ रहे हैं कई सीटों पर, लेकिन ये जो सीटें हैं ये चर्चा का विषय इस बार रही है। लालकुआं, हरिद्वार ग्रामीण और इसके अलावा खटीमा, इन 4-5 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। धीरे धीरे अपडेट आएगा, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें तो बीजेपी 40 सीटों पर रजनी आगे चल रही है और कांग्रेस एक बड़ी खबर वोटर बच गया। देखते हैं कौन सी बड़ी खबर आ रही है। दोनों राज्यों में लगातार हम आपको पल पल की हरीश रावत की बात कर रहे थे, हम गणेश गोदियाल की अब बात कर लेते हैं। दरअसल ये खबर आ रही है हरीश रावत से गणेश गोदियाल आगे चल रहे हैं। गणेश गोदियाल हरीश रावत से आगे चले, श्रीनगर से बीजेपी के धन सिंह रावत पीछे चल रहे हैं, यमकेश्वर से बीजेपी की रेणु बिष्ट आगे चल रही है, लैंसडाउन से अनुकृति रावत पीछे। तो कुल मिला के ये अभी धीरे धीरे चीजें स्पष्ट उत्तराखंड में सामने आ रही है। कोटद्वार से अगर बात करें हम, कोटद्वार का भी एक सामने आया है आंकड़ा, बीजेपी के रितु खंडूरी आगे चल रही है, पौड़ी से राजकुमार होरी आगे हैं और कुल मिला के 1082 वोटों से रितु खंडूरी आगे। ये एक अच्छा मार्जिन सामने आ रहा है और पौड़ी से भी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। और ये धीरे धीरे अब उत्तराखंड की भी रजनी सामने आ रही चीजें। गणेश गोदियाल आगे चल रहे हैं, गणेश गोदियाल लगातार एक्टिव हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से बहुत से दावे उन्होंने उत्तराखंड में किए कि सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। अध्यक्ष आप देख रहे हैं ये जो बड़ी ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं, उसमें एक बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो तो पिछड़ गए, जो जिन्होंने एक अपील भी की थी कि मैं बनूंगा तो सीएम और बुजुर्ग हूं राजनीति में, वो अपील काम नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी के दिग्गज है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष, ये सीटें निकालते हुए फिलहाल तो रुझानों में नजर आ रहे हैं आगे। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे रजनी यहां लगता है कि जब आपने चुनाव पूरा देखा होगा तो ये दो चेहरे थे उत्तराखंड में, एक तो पुष्कर सिंह धामी थे, दूसरा हरीश रावत थे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी रैलियां वहां पर की, सीधे टारगेट हरीश रावत को उन्होंने किया, हरीश रावत के कार्यकाल को टारगेट किया, तो वो एक मैसेज गया जनता में। और दूसरा ये 2017 का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखाया, जनता के बीच में गई कि 2-2 मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 सीटों से लड़े। और फिर उस वक्त भी ये सवाल उठा कि हरीश रावत बार बार पहाड़ की बातें करते, लेकिन वो मैदानी क्षेत्रों से चुनाव लड़े और जनता ने उनको नकार दिया। और इस बार भी बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि सीट, आखिरी वक्त में उन्होंने सीट बदली, रामनगर से फिर वो वहां चले गए लालकुआं। उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हरीश रावत को लग रहा था कि वो जीत हासिल कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे रुझान आएंगे वो बताएंगे अपडेट। बिल्कुल ताजा अपडेट्स। तो देखिए अपडेट्स की बात कर रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी का इंतजार था तो बीजेपी के मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। स्वागत है मनोज जी आपका। आलोक जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जी भी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से। मनोज जी, अच्छी खबर आप लोगों के लिए, रुझानों में तो दोनों ही राज्यों में, स्पेशली हम यूपी और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो अच्छी खबर है।
काम कर रहे थे और हमने कहा कि जो हमारी नीयत और नीति सब स्पष्ट है, तो हमें तो पहले से पता था कि भाई हम अच्छे चुनाव परिणाम हमारे आने वाले हैं। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जो पहले 300 पार की हम लोग बात कर रहे थे, वो बिल्कुल आप देखेंगे शाम तक सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी और हम बिल्कुल 300 पार। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। 300 पार, सत्येंद्र जी, 300 पार बीजेपी का लक्ष्य, बीजेपी दावे अभी भी कर रही है पहुंच जाएंगे। आपका लक्ष्य कितना था और अब आपको क्या लग रहा है रुझान 108? समाजवादी पार्टी और गठबंधन लीडिंग के फासले सब हैं, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी और गठबंधन बनाएगा, ये आप देख लीजिएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब से तो जा ही रहे हैं और अन्य गोवा और जहां पर भी चुनाव है वहां से। चलिए, गोवा से कौन जाता है और यूपी में कौन आता है, ताजा अपडेट के साथ देखिए। अखिलेश यादव 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करहल से, गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। सीएम और पूर्व सीएम मऊ सदस्य बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अशोक सिंह अब्बास अंसारी से आगे चल रहे हैं। करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। शंकर, मोदी कैबिनेट के दिग्गज नेता यहां पर आए घेरने के लिए, लेकिन अखिलेश तो काफी आगे निकल गए हैं। वोटों का जो मार्जिन है 12,000, यानी कि पिता की तरह वो भी यहां पर जीतकर सदन में जाने की उम्मीदें नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस सीट को लेकर बहुत चर्चाएं थी रजनी। उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतारा था उनके खिलाफ और कैंपेन जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया था एसपी सिंह बघेल ने। लेकिन ये करहल, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ रहा है, उसकी सीटें परंपरागत रही है, उसका एक कैडर, एक वोट बैंक यहां पर रहा है, इसीलिए ये चुनी सीट, करहल की सीट चुनी अखिलेश यादव ने, सुरक्षित सीट चुनी। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीच में जब एक माहौल ये बन रहा था उत्तर प्रदेश में करहल को लेकर, जब एसपी सिंह बघेल ने प्रचार प्रसार तेज किया, तमाम नेता वहां पर पहुंचे, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर, अखिलेश यादव के अंदर कुछ वक्त के लिए डर जरूर आया था, क्योंकि पिता जो है मुलायम सिंह यादव, उनको प्रचार के लिए वहां पर उन्होंने पहुंचाया था। बिल्कुल, करहल से अगर अखिलेश है तो सीएम योगी भी लगातार गोरखपुर से बढ़त बनाए हुए हैं। अशोक सिंह अब्बास अंसारी से आगे। अब शंकर, याद होगा आपको, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे, मुख्तार अंसारी लगातार यहां से विधायक रहे। इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में सुभाषपा से। सबसे बड़ी बात यह, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या उसी का नतीजा है कि इस तरीके से वो पिछड़ते जा रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आलोक जी ने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत मसला उत्तर प्रदेश में रहा है। और सरकार जो इस बार रिपीट हो रही है, रुझानों के हिसाब से हम देख रहे हैं, अभी फाइनल नतीजे आएंगे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था, सुरक्षा का था। अब्बास ने, आप जो जिक्र कर रहे हैं, जो बयान दिया था, उसके बाद ये एक मैसेज बीजेपी ने उसको निशाना बना के दिया था कि अगर इनकी सरकार बनती है तो इसी तरह से गुंडागर्दी। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैसेज गया। और सबसे ज्यादा बुलडोजर अगर कहीं चला था तो वो मऊ में चला था। दिग्गज जो है वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सत्येंद्र जी, आप समझ गए होंगे, आप ही की तरफ मेरा इशारा है। करहल तो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मऊ में क्या हालात? हाँ, देखिए, करहल को लेके आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी से लेके और स्वयं केंद्रीय मंत्री वहां प्रत्याशी उतारे गए, बहुत सारा वहां पर सब पूरा रचा गया। मुझे मालूम है, जिस दिन नेताजी की रैली थी और नेताजी आए हुए थे, उसके ठीक बगल में गृह मंत्री जी की रैली थी। गृह मंत्री जी की रैली के लिए इतना फोर्स उतार दिया गया, पर हमारी रैली के सारे रूट जो है वहां बैरियर लगा दिए गए। वो तो जनता ने बैरियर उखाड़ के फेंक दिए, और जिसको माननीय नेताजी जहां उतरने वाले हैं, नेताजी की जहां रैली है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए बड़ी संख्या में नेताजी के जो फॉलोअर हैं वो फिर रुकने वाले नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। सत्येंद्र जी, ये बताइए, नेताजी को आपने उतारा करहल में, अरे आप एक बात बताइए, कितनी जगह पर नेताजी गए प्रचार करने के लिए, स्पेशली अपने बेटे की सीट पर तो गए? अगर नेताजी माननीय अखिलेश यादव के लिए प्रचार नहीं करेंगे तो किसके लिए प्रचार करेंगे? सवाल ही गलत है, उतारा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नेताजी वो देश के एक ऐसे नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा दूसरा कोई नेता नहीं है और ना हो सकता है। वो जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह के उनके लोग उनसे जुड़े, आज उनको जो मानने वाले हैं, उनके ठीक है, यानी उसका फायदा मिल गया अखिलेश को। ठीक है, कि नेताजी अपने लोगों से मिलने के लिए जाएं, इससे सुंदर तो बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है सर। बीजेपी से मनोज जी।
आप एक बहुत बड़ी चक्रव्यूह रणनीति आप लोगों ने रची करहल में अखिलेश को घेरने के लिए, लेकिन फिलहाल जो हम दिखा रहे हैं, आगे चल रहे हैं अखिलेश वही 12,000 वोटों से, वो तो आप लोग की रणनीति फेल नजर आ रही है। एक बड़ा फैसला लिया था आप लोगों ने। नहीं, फेल नजर नहीं आ रही। ऑलरेडी क्या है कि अगर कोई मजबूत कैंडिडेट ना खड़ा किया गया होता तो शायद मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता। मेरा मानना यह है कि चुनाव है, लोकतंत्र है, और यहाँ पर स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि मजबूत कैंडिडेट खड़ा था तो रोक पाए। आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में वो वही करहल से चुनाव लड़े ताकि उनको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मैं यहाँ से जीत जाऊंगा, वरना आजमगढ़ से वहाँ पे सांसद थे तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनमें जो है कमी थी। और रही बात ये कि मेरे भाई मित्र कह रहे थे कि अभी हमें सरकार तो हम ही बनाएंगे, हमारा गठबंधन बनाएगा। अच्छी बात है, अब तो टाइम बचा कहाँ है, अब तो जुमलेबाजी खत्म हो गई। अब तो 5 बजे तक मुझे लगता है 5 बजे तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार कौन बनाएगा, आपका गठबंधन बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मित्र ये गाल बजे हुआ आप करते हैं। मुझे लगता है सपने में रात को आपके भगवान कृष्ण जरूर आए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि सरकार आपकी बन रही है। रोजगार का ये आपके कहने से नहीं, ये जनता की, ये मत के जरिए जनता ने बता दिया कि किसकी नीयत से जनता सहमत है। ये गाल बजे हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन है भाई, और इसके अलावा करते क्या है आप लोग? नहीं तो मनोज जी, फिर ये सवाल उठेगा ना, अगर आप करहल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो फिर वो भी सवाल पूछते हैं कि पहले आप चर्चाएं कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, फिर वो गोरखपुर क्यों गए? ये तो दोनों के लिए रूल लागू होता है। नहीं ऐसे देखो, सुरक्षित सीट तो हर कोई चाहता है सर। हमारी पार्टी में हमारी पार्टी संविधान सिस्टम से चलती है, ठीक है। वहां पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो टिकट तय करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। इनकी पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड चलिए ठीक है, दोनों नेता लगातार चर्चा जारी रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ट्वीट आ गया है, उप मुख्यमंत्री यूपी के दिनेश शर्मा, उन्होंने क्या लिखा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत ला रही है रंग, प्रचंड बहुमत से बन रही है भाजपा सरकार। रुझानों में देखिए, इंडिया वॉइस ने आपको दिखाया, रुझानों में बीजेपी 240 है, सपा 109, और बधाइयां भी शुरू हो चुकी है। प्रचंड बहुमत से बन रही है भाजपा की सरकार। दिनेश शर्मा यूपी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, तो अब धीरे धीरे करके बधाइयों का सिलसिला शुरू हो रहा है। रुझान ही परिणाम होंगे, अब ये मानकर चल रहे हैं जो नेता है। आलोक जी के पास में जाऊंगी, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते, सर्वे उन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल रिसर्च उन्होंने किए हैं। आलोक जी, अब शुरुआत भी हो गई है बधाइयां देने की, तो क्या माना जाए 240 जो रुझान है, क्या अब यही परिणाम हो सकते हैं? अब यहीं से मैम या तो आगे जा सकता है, आगे ही जाएगा, मुझे पीछे तो अब लग नहीं रहा है कि इससे पीछे जाएगा। और सबसे बड़ा बीजेपी के लिए एडवांटेज ये रहा कि योगी जी का तो रहा ही लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा जैसे हमारे मोदी जी का। चलिए, आपने योगी जी की बात की, योगी जी तो आगे चल रहे हैं, लेकिन और क्या ताजा अपडेट्स है अपने दर्शकों को वो भी पहुंचा देते हैं। भीमताल सीट से बीजेपी आगे चल रही है, तो कमल खिलता जो है जिन सीटों पर है वो रुझानों में हम आपको बता रहे हैं। परिणाम भी हम सबसे पहले बताएंगे आपको। नैनीताल से बीजेपी की सरिता आर्य आगे चल रही हैं। कांग्रेस से नाराज होकर सरिता आर्य आई बीजेपी में, 72 घंटे में टिकट मिल गई, और अब देखिए इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। भीमताल सीट से बात की जाए तो बीजेपी से कैंडिडेट आगे चल रहे, बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह कैडा आगे चल रहे हैं। नैनीताल से बीजेपी की सरिता आर्य बार बार कांग्रेस से कहती रही हमें टिकट दीजिए, लेकिन अब एंड टाइम पे उनका जाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है। शंकर, एक बहुत बड़ा फेरबदल देखा गया था लास्ट टाइम में, कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में आए और 24 घंटों 72 घंटों में टिकट मिल गई। यहाँ पर सरिता आर्य के लिए भी फायदा दिख रहा है और बीजेपी के लिए भी फायदा दिख रहा है ये जो फैसला लिया। बिल्कुल, और ये पूरा दरअसल आखिरी वक्त में जो फैसला लिया गया था वो ऐसे ही नहीं लिया गया था रजनी। इसके कुछ हमने देखे कि बीजेपी ने सर्वे किया वहां पर, और उसके बाद ही बीजेपी ने जो टिकटों का है वो अनाउंस इस बार उत्तराखंड में किया था, क्योंकि टिकट के दावेदार बहुत सारे थे और सोच समझ के जातीय आधारित जो बीजेपी ने सर्वे किया था उस आधार पर टिकट देना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है उस पर बीजेपी ने ज्यादा दाव इस बार खेला। ये नाराजगी भी बहुत सारे लोगों की इस बार उत्तराखंड में रही दोनों ही पार्टियों से कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन ज्यादा फिक्र इसकी बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी को परिणामों की ज्यादा फिक्र थी। उनको ये जरूर पता था कि जो रूठे हुए हैं उनको आज नहीं तो कल हम मना लेंगे, लेकिन अभी हमको सबसे पहले फोकस करना है कि हमारा जो जिताऊ कैंडिडेट है जिस पर हमने दाव खेला है वो कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा हरक सिंह जिस तरह से गए,
बीजेपी यशपाल भी चले गए तो उनके बेटी की ये सीट है नैनीताल, बिल्कुल, और वो यहाँ से विधायक भी रहे, पाला बदल लिया लेकिन किस्मत नहीं बदल पा रहे। हाँ आलोक जी, ऑलरेडी वहां पे 70 सीट है, ठीक है, जिसमें से प्लेन 30 सीट है और 20 आलोक जी सीट थोड़ा है। सा मैं रोक रही हूँ, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आपने भी सर्वे किया होगा, और देखिए 43 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को उत्तराखंड में रुझानों में, और कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अब बोलिए सर। जैसे यहाँ पे देखिए 3 रीजन है, एक कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया और एक प्लेन है। अल्टीमेट दोनों जगह 20-20 सीटें हैं, और जो प्लेन सीट है हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, अब देहरादून हो गया, ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर था कि यहां से कौन लीड करेगा। अगर आपके ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे जितना भी हरिद्वार से हो गया, ऑलरेडी बीजेपी आगे चल रही है। चलिए आलोक जी, कौन आगे है कौन पीछे, ताजा अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट अलर्ट चंदर, बड़ी बिल्कुल, खबर। स्वार से अब्दुल्ला आजम पीछे चल रहे हैं। स्वार सीट से बड़ी खबर आ रही है, 700 वोटों से अब्दुल्ला आजम पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम फिलहाल पीछे हो गए हैं 700 वोटों से। लगातार ये अपडेट सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अपडेट हम आपको बता रहे, गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, योगी आदित्यनाथ 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं रजनी। और अब्दुल्ला आजम के लिए बिल्कुल ये खबर सही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी, उसमें वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब फिलहाल खबर ये आ रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जो कि उनका अपना गढ़ है, गोरखपुर है, गृह जिला है, और इसीलिए ये एक वहां गोरखपुर की जनता ने साफ साफ समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को स्वीकारा है। 21,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं फिलहाल रुझानों में। बिल्कुल, लगातार तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आजम खान के बेटे जो आगे चल रहे थे, पल पल अपडेट्स आ रहे हैं, और अब वो पीछे हो गए। योगी आदित्यनाथ 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें, शुभावती शुक्ला को सपा ने उतारा था, पहली बार बड़े मैदान में है, लेकिन उनके जो पति है स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर की सियासत पे ब्राह्मण चेहरे रहे, और सपा ने सोचा कि उसका फायदा मिलेगा, लेकिन उसका फायदा फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चलिए उन्हीं से ही बात करते हैं। आलोक जी, जो सेफ सीटों पे, चाहे हम अखिलेश की बात करें, चाहे सीएम योगी की बात करें, ये सीटें जो है दिग्गज नेता सेफ सीट से लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सेफ सीट इसलिए, जितने भी सीएम फेस होते हैं या बड़े चेहरे होते हैं, वो सेफ सीट इसलिए फोकस करते हैं कि वो मतलब जीत का एक थोड़ा एडवांटेज रहता है, प्लस दूसरा है कि अपना टाइम दूसरे जगह दे सके। जैसे मान लीजिए योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं, उनका अपना बेल्ट था, ऑलरेडी वहां से सांसद रह चुके हैं, 3 टर्म 4 टर्म जीतते आ रहे हैं, तो वो सेफ सीट है, और वो भी शहरी इलाका है। इसलिए तो सबसे पहला जो बड़े बड़े सीएम फेस होते हैं, वो सबसे पहले सेफ सीट देखते हैं कि अपना समय दूसरे जगह दे सके। बट यही चीज अगर आप उत्तराखंड की अभी बात करें, तो उत्तराखंड में हरीश रावत अपना सीट चेंज करते हुए जा रहे थे। ऑलरेडी जो उनका गढ़ था, वहां से लड़ते तो उनके लिए फायदा रहती है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं प्लेन बेल्ट में आपके एक बड़ी खबर बता देते हैं, आलोक जी आपको रोक रहा हूं मैं। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। रुझानों में फिर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रुझानों में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। लगातार हम चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि क्या ये ऊपर नीचे होगा आंकड़ा, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ज्यादा इसमें फर्क नहीं होगा। और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जैसे कि दावा बीजेपी 300 प्लस का कर रही थी, लेकिन 300 प्लस की स्थिति तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 240 प्लस पर यह आंकड़ा अटका हुआ है बीजेपी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 109 सीटों पर वो आगे चल रही है, और कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर। आलोक जी, मैं इसी पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस और बीएसपी को आप कहां देख रहे हैं? 5 और 4 पर ही सिमटती रह गई है। बीजेपी जो 300 प्लस का दावा कर रही थी, हालांकि भी 240 है, इसमें देखना होगा ये घटता या बढ़ेगा। मुझे लगता है घटेगा तो नहीं। क्या कहेंगे आप? घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। जैसे हमारे अपने सर्वे में 231 दिखा रहे थे ऑलरेडी जी, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो देखना होगा, जो हम लोग देख सकते हैं, गोरखपुर में 65 सीट है, और जो काशी में 71 सीट है। जो भी ऑलरेडी रजनी मैम ने बोला कि जो एक अब्दुल्ला जी का वीडियो वायरल हुआ था, ये सबसे ज्यादा नुकसान उधर किया। और जो हमारे पीएम साहब जो 3 दिन का प्रवास रहा हमारा वाराणसी रीजन में, तो वो भी काफी ज्यादा इनके उड़ा। अगर आप रुझानों पे देखिए, जितने भी बड़े बड़े इनके नेता हैं सपा के, ऑलरेडी वो ईस्टर्न साइड से हार रहे हैं।
तो इसका सबसे बड़ा है, क्योंकि 65 और 71 अगर हम लोग ऑलरेडी जोड़ते हैं तो ये मोटा मोटी 136 सीट हो रही है। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी बीजेपी का सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि अखिलेश इस बार सीट सिलेक्शन काफी अच्छा ठीक है किए सर, एक थे। बड़ी खबर पहुंचा दे। लखनऊ से खबर मिल रही है, सपा कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर इस वक्त, और इंतजार होगा कि सपा कार्यालय पहुंचे हैं तो क्या मीडिया से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की पार्टी है। जो उम्मीद 22 पे 22 साइकिल की लगा रखी थी, रुझानों में वो नहीं नजर आ रही है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत रुझानों में दिख रहा है। सपा कार्यालय पहुंच गए हैं अखिलेश यादव। इंतजार होगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये नजरें रहेंगी हमारे लगातार, और अपडेट भी हम दे रहे हैं। शंकर, जी, अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। मनोज जी, पिछली बार 325 और इस बार जो रुझान है एकदम से तो ऊपर नीचे इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि सीटें घट रही हैं आप लोगों की। देखो, मैं ये कहता हूं कि एक शिखर पे जाके इंसान उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उसके नीचे वो, अब फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सीटें बढ़ रही हैं घट रही हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार पूर्ण बहुमत की बना रहे हैं। हाँ। अब ठीक है, कुछ हो सकते हैं कुछ मामले। आप देखिए कि आज कांग्रेस खत्म हो गई, खत्म होने के गार पे खड़ी है। आप बसपा की स्थिति देखिए कि क्या हालत है मायावती की। तो ये जो स्थिति है, ये बिल्कुल नकार दिया जनता ने इन लोगों को, और बिल्कुल खत्म हो गई ये पार्टीज। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाबा ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, जनता उससे पूरी तरह संतुष्ट है, और जो हम लोगों की नीयत और नीति जो रही है उससे कानून व्यवस्था, आप देखिए कानून व्यवस्था, पहली सरकारों में यह हालत थी कि आप 5 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। आज ये कि आप कभी भी घर से बाहर जाएं, आप माँ बाप को चिंता नहीं होती, उनको लगता है उनकी बेटी घर सुरक्षित वापस आ जाएगी। तो ये विश्वास जो जगाया है ना, ये जनता में जो विश्वास जगाया है, ये बाबा ने बहुत मेहनत की इस विश्वास को जगाने में। और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में हम उत्तर प्रदेश में इतिहास बना देंगे, और आप देखिए कि फिर 15 साल तक कोई और नाम नहीं लेगा कि सरकार बनाने की बात करेगा। तो ठीक है, सत्येंद्र जी के पास चलते हैं। सत्येंद्र जी, कई मिथक भी इसके साथ टूट रहे हैं। कुछ ऐसी जगह पर ये कहा गया कि सीएम अगर वहां रैलियां करते हैं, शंकर, नोएडा का जिक्र सबसे पहले, सत्ता गंवानी पड़ती है, इसीलिए कई सीएम जब रहे तो बचते रहे, और योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने सारे मिथक तोड़े। और दूसरा मिथक ये था कि सरकार रिपीट उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। इस बार लग रहा है कि वो मिथक भी टूटता हुआ दिख रहा है पूरा। सत्येंद्र जी, आपका कमेंट इस पर चाहूंगा। रुझानों में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल गया है, और अभी हमने खबर भी ब्रेक की थी कि अखिलेश यादव पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। शायद वो मीडिया से रूबरू होंगे, क्या कहेंगे ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल क्या कहेंगे आप, जो पूर्ण बहुमत फिलहाल बीजेपी को मिल चुका है उत्तर प्रदेश में रुझानों में? बधाई देंगे सर? देखिए, बिल्कुल भी बधाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्योंकि ये सत्येंद्र जी, ये आंकड़ा देखिए आप, 100 सीटों से ज्यादा का फासला है पूरा, 240, और आप 109 पर अटके हुए हैं अभी भी। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, इस वक्त 10:44 हुए हैं। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ताली, थाली, घंटा, नमक हरामी और डीवीसी जैसे विज्ञापनों से उभरना चाहता है, और उत्तर प्रदेश को उभरने की जरूरत भी है। रही बात जिस तरह से जो अभी लीड बना रही है बीजेपी, आप धैर्य रखें, डेफिनेटली समाजवादी पार्टी लीड बनाएगी। और सत्येंद्र जी, धैर्य हमें नहीं, धैर्य पार्टियों को रखना है। और अखिलेश जी तो आप पहुंच गए हैं लखनऊ कार्यालय, तो ये तो कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं कि अब बस। अरे आप भी उत्तर प्रदेश में आती कैसी बात करते हैं आप, क्यों नहीं धैर्य बनाएंगे सर? जो भले ही आप एक टीवी चैनल है, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रदेश की जब प्रगति होती है, विकास सर, तो अखिलेश जी का धैर्य नहीं दिख रहा ना? अखिलेश जी तो पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर में, अभी आप देखना लंच के बाद ये फिर बोलेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है। अभी ये प्लानिंग में है। पार्टी कार्यालय है, वहाँ हमारे नेता को पहुंचना चाहिए। सत्येंद्र जी, देखिए वो सवाल जो मैंने किया ईवीएम का, और ये भी उठा रखे, ऐसा तो नहीं अखिलेश जी भी उनकी जुबान पर भी यही कुछ शब्द रहे? आप बताइए, अगर धांधली होगी तो क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? यानी ईवीएम का सवाल बनता है? नहीं, अगर सवेरे पोस्टल बैलेट जब गिने जा रहे थे तो लगातार बीजेपी लीड बना रही थी, तो क्या हमें नहीं बोलना चाहिए था? बिल्कुल सर, नहीं समझ में आ रहा था। आप बताइए, अगर कोई गड़बड़ी होती है, आप बताइए, उन्नाव में लेखपाल सील टैग और सील पर्ची लेकर जा रहा है, उसको पकड़ लिया गया। आप बताइए, इनके 2-2, 3-3 ट्रक बाहर जाते हैं। नहीं, जहां अखिलेश जी जीत रहे हैं ईवीएम तो वहां भी खराब हो सकती है, वहां ईवीएम सही है। आप बताइए, कितने करहल में तो ईवीएम ठीक है, आप ये मान के चल रहे हैं? कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 400-400 वोट कटे हैं। आप बताइए, तो क्या समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए?
मनोज जी कुछ कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि करहल में तो ईवीएम ठीक है क्योंकि अखिलेश जीत रहे हैं, वहां ईवीएम ठीक है आपकी, है ना? करहल देखिए, करहल जो है वो एक बिग मैंडेट के साथ अखिलेश यादव जी जीतेंगे। हाँ। तो इन लोगों का जहां पर मार्जिन ऐसा होता है कि जहां पर इस तरह की धांधली करके और जनमत की लूट की जा सकती है, उसको चिन्हित किया जाता है। अच्छा। पूरे प्रशासन का, पूरे तंत्र का बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। इस बात को शुरुआत से कह रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने बिहार में जनमत की लूट की थी कि सारे पोस्टल बैलेट लूट लिए थे, सरकार तेजस्वी जी की बननी थी और सरकार इन्होंने जुगाड़ करके बना दी। बीजेपी इस तरह के काम पहले भी करती रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश अच्छा सत्येन जी न सिर्फ करहल छोड़ दीजिए, सत्येन जी न सिर्फ करहल छोड़ दीजिए, मैं पूरी सीटों की बात करूं तो 109 सीटों का अगर मैं मान भी लेता हूं अभी फिलहाल रुझानों में, तो 109 सीटों पर ठीक थी ईवीएम, वहां कोई गड़बड़ी नहीं थी। अगर आप जीतते हैं 100 से ज्यादा सीटें तो शंकर बड़ी खबर आ रही है सत्येन जी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, फिर उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपके पास में आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जाली लगातार अपडेट हो रही है, वो भी दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना आगे चल रहे हैं, 3546 वोटों से सुरेश खन्ना आगे चल रहे हैं। दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री लगातार आगे, बलिया नगर से बीजेपी के दयाशंकर आगे चल रहे हैं, रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। उन्होंने लगातार बढ़त बनाई हुई, भले वो जेल में ही है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उन्होंने प्रचार किया, उसका फायदा भी दिख रहा है। तमाम अपडेट्स लगातार हम दे रहे हैं शंकर। बिल्कुल, और ये अपडेट हम देते रहेंगे। सत्येन जी आप अपनी बात को पूरी करिए, फिर मैं आगे सवाल लूंगा सर। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश को जिस बदलाव की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होना चाहिए, ये एक तरह से एकाधिकार की तरफ जा रहे हैं, एक तरह से ये साम्राज्यवाद की तरफ जा रहे हैं। लोकतांत्रिक जितनी आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कैसे तोड़ा जा रहा है। आप देखिए देश में आप किसी भी सरकार में कहीं किसी राज्य में मुख्यमंत्री की फोटो किसी घटना के साथ लगा सकते हैं, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कभी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा के कोई खबर चला दे, चला के दिखा दो। लेकिन सत्येन जी आपकी अगर सारी बातें मैं सही भी मान लूं, आजादी छीनी जा चुकी है। जी आपकी प्रेस की आजादी छीनी जा चुकी है। आपकी अगर सारी बातें मैं सही भी मान लूं सर, लेकिन इसका असर दिख कहां रहा है? ये तो आप देखिए ना, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, 245 बीजेपी गठबंधन को सीटें मिल रही है और आपको 109 सिर्फ। आंकड़ा फासला तो देखिए इसमें। आप भले ही मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपकी बात ठीक होगी, मैं नकार नहीं रहा हूं सर, लेकिन ये भी तो आपको देखना होगा ना उनका असर आप कितना पड़ा जनता पर, इंपैक्ट कितना पड़ा, नहीं पड़ा, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में जनमत की लूट के लिए भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम द फर्स्ट डे they are always trying to capture the democracy. So I can expect, so we have to wait some time, the result will come out and definitely I am expecting we will be coming with big mandate. ठीक है सर, आपको उम्मीद है कोई चमत्कार होगा। सर अब ये बताइए, साइकिल पर कई लोग सवार हो गए जो कल तक बीजेपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य लेकर आए, आप लोग लगा ओबीसी वोटर्स कुछ कमाल करेंगे, 85-15 की बात हुई, सुभाषपा जो बीजेपी में थे पिछली बार उनको भी लेकर आए राजभर, आरएलडी भी साथ, इतने साथियों के बावजूद और किसानों का कहा गया कि एक जो समर्थन है या वोटर्स जो है आपकी तरफ रुझान, वो वहां पर नहीं दिख रहा है रुझानों में। सर कहां पर आपको लग रहा है ये, कहां पर हम पिछड़ रहे हैं, कहां पर आप लोग पिछड़ रहे हैं? देखिए, नंबर 1 तो पोस्टल बैलेट, नंबर 2 जिस तरह से आप देखिए ज्यादातर जिलों के एआईटीओ को ये विशेष तौर पे ये निर्देश थे कि 3 से 4 गाड़ी बंद गाड़ी चाहिए जो रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए, और सरकारी तंत्र का जो इस्तेमाल है वो सरकार ने बाकायदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन करते हुए किया है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सत्येन जी, लेकिन आपके जो समर्थक थे हर जगह पर 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे थे, वो समर्थक क्या हुआ? अरे हर एक बूथ पर लूट हो गई, आपको पता ही नहीं है। अरे सर आप मनोज जी हंस रहे हैं, ठहाके लगा के हंस रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। कि जब भी अगर सरकार एक ट्वीट भी कर दे। अच्छा मनोज जी, ये जो सवाल सत्येन जी ने उठाया ना, समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही कि आपने गलत इस्तेमाल किया सरकारी एजेंसियों का, और उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर तो वो अभी भी बिल्कुल डटे हुए अपनी बात पर। नहीं, ईवीएम कहाँ खराब होती है? ईवीएम वहां खराब होती है जहां पर ये हार रहे होते हैं, जहां जीत रहे होते हैं वहां तो ईवीएम में कोई गड़बड़ होती नहीं है। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले चरण का चुनाव यहां हुआ जहां हम लोग बैठे हुए हैं। मैं कल देख रहा था
कि जो गाजियाबाद में जहां पे पुलिस लाइन में ईवीएम रखी गई हैं वहां पर 10 तारीख से लेके पिछले 10 तारीख से लेके और आज तक वहां पे 3-3 शिफ्ट में इनके लोग बैठे हैं, सारी पार्टीज को लोग बैठे हुए हैं और 3 लेयर वहां पर सिक्योरिटी है, वहां पे कैमरा। वहीं तो पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट आपको रोक रहा हूं मनोज जी। मैं बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही है। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना आगे चल रहे हैं, ये अपडेट सामने आया है। 3546 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बलिया नगर से बीजेपी के दयाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं और इसके अलावा रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। मनोज जी कंटिन्यू करिए प्लीज। आप देखिए कि जहां पर 3-3 4-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां पे स्ट्रांग रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं है, जहां पर इनके लोग रात दिन 24 घंटे वहां पे बैठे हुए हैं, सारी पार्टीज के लोग 1 मिनट के लिए हिले नहीं वहां से, उसके बावजूद अगर ये बोलते हैं तो ये बिल्कुल आधारहीन है ये बात, इसका कोई मतलब मनोज जी अब देखिए जश्न भी शुरू हो गया है, आपके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि रुझानों में देखिए 250 पर पहुंच गई है बीजेपी। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब हम कह ही रहे थे कि धीरे धीरे करके जो है थोड़ी देर बाद मिठाइयों की बात होगी, मिठाई खिलाने की बात होगी, जश्न की बात होगी। तो सत्येंद्र जी बीजेपी ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मनाएं जश्न, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये जश्न जो है रुक जाएगा, आप थोड़ा सा और विचार करिए। सत्येंद्र जी कितना फासला, आप देखिए ना 250 प्लस है और आप 111 पर अटके हुए हैं। आलोक जी क्या इसमें ज्यादा बदलाव हो सकता है क्या? पहले तस्वीर दिखा देते हैं फिर आलोक जी आपसे मैं कमेंट लूंगा। ये फिलहाल तस्वीर आप सीधी देखिए उत्तर प्रदेश से सामने आ गई है। जश्न बीजेपी खेमे में शुरू हो चुका है क्योंकि जिस तरह से रुझानों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से रुझानों में बनी है और अब ये बीजेपी का कार्यालय लखनऊ के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और जैसा कि बीजेपी बार बार ये दावा कर रही थी कि इस बार पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाएगी, रुझानों में उसने सरकार बना भी दी। आलोक जी जो बात सत्येंद्र जी कह रहे थे उस पर मैं आता हूं, क्या ये फिगर जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा क्या? देखिए 250 प्लस है बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन 110 पर है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें ज्यादा तब्दीली आपको लग रही है क्या? कुछ बहुत बड़ा उलटफेर चमत्कार हो जाएगा इसमें? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 11 बज चुके हैं जी। अभी तक अगर हम लोग सही से कैलकुलेट करें तो 7 में से 8वें राउंड लगातार बज रहा है। आलोक जी थोड़ा सा और अपडेट्स दे देते हैं रिजल्ट अलर्ट्स को लेकर। ये देखिए रुझानों में यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है और इसका जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। रुझानों में फिर बन रही है योगी सरकार, लगातार दूसरी बार योगी सरकार बन रही है रुझानों में और ये मानकर चल रहे हैं बीजेपी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक कि जो रुझान है वो परिणाम में बदल सकते हैं या फिर ये मानकर चल रहे हैं बीजेपी के समर्थक कि यही परिणाम है, यानी 250 सीटें मिली हैं, पूर्ण बहुमत मिल गया है, रुझानों में फिर से योगी सरकार बन रही है। अगर बात की जाए रैलियों की तो सीएम योगी ने कई जगहों पर धुआंधार रैलियां की हैं, पूरी ताकत लगा दी है और पीएम मोदी भी कह चुके हैं लगातार ज्यादातर रैलियों में उन्होंने एक बात कही थी शंकर, यूपी में योगी उपयोगी, और वो देखिए वो शायद यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ देता हूं रजनी, परिवारवाद जो एक मुद्दा उठाया था बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी हो, लगातार वो मंचों से एक बात को टारगेट करते रहे कि ये परिवारवाद की पार्टी है, एक परिवार तक सीमित है, इनका विकास एक परिवारवाद तक ही सीमित है, उत्तर प्रदेश का ये लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये 2-3 चीजें जो मुझे लगती है ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रही और मैसेज गया जनता में कि हाँ पिछले 5 सालों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही उसमें सिर्फ विकास हुआ है तो परिवारवाद का, तो कुल मिला के ये एक तरह से मैसेज बीजेपी ने जो कन्वे करना था वो किया और उसका फायदा कहीं ना कहीं रुझानों में दिख रहा है। अच्छी खबर, राहत बढ़ी, सीटें बढ़ रही है, 115 हो गई है आप लोगों की रुझानों में। आप सब रखें, उत्तर प्रदेश में जिस दर्द को देखा है, जिस दुख को देखा है, उत्तर प्रदेश आज सफर कर रहा है। आप देखिए लोगों को किस तरह से भावनाओं में बहाया जाता है। आज अगर आपके बच्चे को कोई अगर आपको कसम खिला देता है तो आप वहीं रुक जाएंगे। यही बीजेपी कर रही है कि आप देखिए किस तरह से मैसेज आता है कि अगर आपने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो माता रानी आपके साथ 1 घंटे में गलत कर देगी। ये शिक्षा का अभाव है हमारे और आपके अंदर। तो सर सपने में कृष्ण भगवान भी तो आ जाते हैं। भावनाओं में बहाकर उत्तर प्रदेश को कहां ले जाया जा रहा है,
ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। अगर आज ऐसा बीजेपी अगर इसमें कामयाब होती है तो आप समझ लीजिए ये आगे भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश पर साम्राज्यवाद की स्थापना की कोशिश की जाएगी और इनका एकाधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं ये। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली को प्रभावित करती है। देखिए, ये तो देखना होगा। आलोक जी, मेरा सवाल वही था आपसे, बीच में मैंने आपको टोका क्योंकि अपडेट देना दर्शकों को जरूरी है। फिगर की मैं बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी अभी भी नहीं मान रही है क्योंकि अभी हालांकि बढ़ा है, 5 सीटें बढ़ी हैं उनकी प्लस में, 110 था 115 हो गई हैं। सवाल वही था कि क्या इसमें बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा क्या, क्योंकि बहुमत तो रुझानों में मिल चुका है बीजेपी को और 100 सीटों का कम से कम अंतर आप देख रहे हैं इसमें। क्योंकि 11 बजे तक ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे तो 7 से 8 चरण मतलब राउंड की काउंटिंग हो चुकी होती है जी। तो ये कहना है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मैं अभी भी कर रहा हूँ, बीजेपी का सबसे बड़ा जो लोग वहां का जो हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, जैसे सत्येंद्र जी होंगे अपने ही सपा वाले के साथ होंगे, भाई साहब है वो बीजेपी के वाले के साथ रहेंगे, हम लोग हर एक पार्टी से मिलते हैं। तो वहां जो सबसे ज्यादा होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर इस इलेक्शन में था, वो न्यूट्रल वोटर होते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे देखते हैं कि मुझे इधर जाना है, लाइन में खड़े होके, जैसे हम लोग कॉलेज टाइम में रहते थे ना, खड़े रहते थे, मुझे साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, वही सेम चीज न्यूट्रल वोटर के करीब होते हैं। और उन्होंने पासा पलट दिया, वही यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल पासा पलट चुका है आलोक जी। ठीक है, ठीक है, नाराज नहीं है सरकार से। ठीक है आलोक जी, लॉ एंड ऑर्डर का किया। यानी सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर हर मंच पर सीएम योगी, पीएम मोदी और बीजेपी ने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़े, आलोक जी, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ताजा अपडेट्स हम लगातार दे रहे हैं। ये जश्न की जरा तस्वीरें देखिए, बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, भारत माता की तस्वीर लेकर जश्न मना रहे हैं, भारत माता की जय और जश्न। तो शुरुआती रुझानों में आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है शंकर। बिल्कुल, और लगातार बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, जैसे कि हमने तस्वीरें दिखाई। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो जो रुझान सामने आया जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना रही है, उससे कार्यकर्ता खुश हैं। इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है एक प्रत्याशी, बिल्कुल राजपुर रोड से प्रत्याशी खजान दास ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं और भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, ये दावा अब किया जा रहा है क्योंकि ये रुझान जो है दरअसल इसमें ज्यादा अब जो फिगर है उसमें ज्यादा उलटफेर होने की संभावना रजनी है नहीं, इसीलिए ज्यादा उत्साह बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, लगातार ताजा अपडेट्स भी दिखा रहे हैं, तो लगातार जनादेश 2022 हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे।